Hello everyone, in this class I am going to start psychrometry and air conditioning। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो साइक्रोमेट्री का पहली बार नाम सुन रहे होंगे, बट डोंट वरी, साइक्रोमेट्री के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इन प्रॉपर मैनर। वी विल डिस्कस द साइक्रोमेट्री इन प्रॉपर मैनर and why it will be frequently utilized and why we will frequently discuss in the air conditioning process। इन द एयर कंडीशनिंग प्रोसेस, डोंट वरी, सारा कुछ एयर कंडीशनिंग पार्ट में हम लोग क्यों साइक्रोमेट्री को फ्रिक्वेंटली डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, ये सारा कुछ डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, अभी तक जो हमने पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि हमने अभी तक किस चीज के बारे में पढ़ा था। अभी तक जो रेफ्रिजरेशन पार्ट में पढ़ा था, अभी तक किस चीज के बारे में पढ़ा था, और इस एयर कंडीशनिंग सिस्टम में एक्चुअली हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस चीज को थोड़ा सा एक बार ग्लिम्स लेते हैं। उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। वी विल डिस्कस विद द साइक्रोमेट्री। ठीक है ना। ना अभी तक जो हमने प्रीवियसली पढ़ा है, अभी तक जो भी हमने प्रीवियसली पढ़ा है, यही पढ़ा है कि हाउ टू अचीव कूलिंग एंड हाउ टू अचीव हीटिंग इन रिक्वायर्ड स्पेस। ट्राई टू अंडरस्टैंड, रिक्वायर्ड स्पेस में कूलिंग और हीटिंग कैसे अचीव करें, यही अभी तक हमने पढ़ा है। कूलिंग, अगर रिक्वायर्ड स्पेस में कूलिंग होता है, व्हाट इज दैट मीनिंग, यानी कि आपका रिक्वायर्ड स्पेस का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर से क्या है, कम है। दैट वन इज कॉल्ड, कैसे अचीव किया जाता है, बाय द विद द हेल्प ऑफ द रेफ्रिजरेटर। ठीक है ना। एंड हीटिंग कैसे, हीटिंग अगर रिक्वायर्ड स्पेस में अगर आप कर रहे हो, यानी कि रिक्वायर्ड स्पेस का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर से क्या होगा, ज्यादा होगा, एंड दैट वन इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ द हीट पंप डिवाइस। हालांकि वर्किंग प्रिंसिपल दोनों का सेम है। दैट वन इज बेस्ड ऑन द व्हाट, दोनों के दोनों किस पे बेस्ड है, क्लॉसियस स्टेटमेंट पे आपके बेस्ड है। ठीक है ना। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट पे याद होगा, ऑलरेडी थोड़ा बहुत बता चुका हूं मैं। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट पे आपका हीट इंजन आपका बेस्ड है, or you can say the heat engine is based on the principle of Kelvin-Planck statement, and that refrigerator and heat pump is completely based on the what, principle of Clausius statement। already discuss कर चुका हूँ, principle same है। अगर required desired output अगर आपका क्या हो गया, heating effect हो गया, तो that one is called as the heat pump। अगर desired effect आपका कूलिंग इफेक्ट हो गया, दैट वन इज कॉल्ड एज द व्हाट, दैट वन इज कॉल्ड एज द रेफ्रिजरेटर। सारा कुछ डील कर चुका हूं। मेन यहाँ पे हमने जो अभी तक पढ़ा, हाउ टू अचीव कूलिंग एंड हीटिंग इन रिक्वायर्ड स्पेस, और वो कैसे अचीव किया हमने, विद द हेल्प ऑफ ऑब्वियस वीसी सिस्टम, वीसी साइकिल। VC system is obvious based on the VC cycle, vapor compression cycle। इसके बारे में, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है ना। फिर एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम कैसे हम अचीव करते हैं, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एंड द थर्ड वन विद द हेल्प ऑफ द वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है। और इवन ये सारा कुछ तो डिस्कस कर ही चुका हूं, वीसी सिस्टम, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, इनका वर्किंग प्रिंसिपल एंड ऑल दिस थिंग्स। साथ ही साथ हमने क्या देखा था, वर्किंग फ्लूइड यूटिलाइज इन द व्हाट, वीसी सिस्टम। Working fluid utilized in the VC system as well as called as a primary refrigerant। प्रॉपर मैनर में हमने प्राइमरी रेफ्रिजरेंट को डील किया था। ठीक है, याद होगा प्रीवियस क्लास में हमने एनवायरमेंटल इश्यूज देखे थे, हमने थर्मोडायनामिकल रिक्वायरमेंट देखा था, हमने फिजिकल रिक्वायरमेंट देखा था, हमने क्या देखा था, वी हैव डिस्कस्ड व्हाट, केमिकल रिक्वायरमेंट। ठीक है, सारा कुछ कॉस्ट इफेक्टिव हमने देखा था, ऑब्वियस एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड। देन आफ्टर उसके बाद हमने डील किया था रेफ्रिजरेंट कंपोनेंट्स। हालांकि रेफ्रिजरेंट कंपोनेंट्स हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल इक्वेशंस नहीं पढ़ना है। रेफ्रिजरेंट कंपोनेंट का हमें यहाँ पे डिज़ाइन कंसिडरेशन नहीं देखना था, यहाँ पे सिंपली थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स देखने थे। कंप्रेसर, कंडेंसर, इवेपोरेटर, एक्सपेंशन वाल्व। ठीक है, रेफ्रिजरेंट कंपोनेंट्स ऑन by which we can achieve this cooling effect and the heating effect, by which we can achieve the cooling effect and the heating effect, refrigerant component, or by which you can say we can design the refrigeration system works on different refrigeration cycle। ठीक है, इसी कंपोनेंट के थ्रू क्या करते हैं, अपने रेफ्रिजरेशन सिस्टम को डिजाइन करते हैं, which is working on the different refrigeration cycle।
डिफरेंट रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या है, वीसी साइकिल है, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल है, वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल है, ये सब के सब क्या है, साइकिल है। बट मेनली यहाँ पे जो मैंने डिस्कस किया था, याद होगा अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, जो मेनली हमने डिस्कस किया था वो किसके लिए डील किया था, दैट वन इज मेनली फॉर द वीसी सिस्टम के लिए डील किया था, ठीक है। बिकॉज ये जो भी यहाँ पे हम लोग डील कर रहे हैं ऑब्वियस अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस ऑफ द इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, ठीक है। तो वीसी सिस्टम का मेनली कंपोनेंट हमने डील किया था इन प्रॉपर मैनर। तो ये सारा कुछ डिजाइन किया था, सब कुछ पढ़ा था, बट सिर्फ और सिर्फ पर्पस हमारा एक था। पर्पस क्या था, कूलिंग इफेक्ट अचीव करना और हीटिंग इफेक्ट अचीव करना इन रिक्वायर्ड स्पेस, ठीक है। नाउ अब एयर कंडीशनिंग में हम क्या देखेंगे, वी विल डिस्कस एयर कंडीशनिंग। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एयर कंडीशनिंग का मेन कंसर्न होता है टू प्रोवाइड द ह्यूमन कंफर्ट, टू प्रोवाइड द ह्यूमन कंफर्ट, टू प्रोवाइड ह्यूमन कंफर्ट। ध्यान दीजिएगा, दैट वन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, टू प्रोवाइड द ह्यूमन कंफर्ट। एयर कंडीशनिंग का मेन कंसर्न यही होता है। हालांकि आपको बता दो थोड़ा कि इंडस्ट्रियल पर्पस से भी यूटिलाइज किया जाता है, और यू कैन से फूड स्टोरेज लॉकर, और यू कैन से द कोल्ड स्टोरेज, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल पर्पस से भी यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है, लाइक फूड स्टोरेज लॉकर एंड और यू कैन से और कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड स्टोरेज, ठीक है। इंडस्ट्रियल पर्पस से भी यूटिलाइज किया जाता है फॉर द फूड स्टोरेज लॉकर और कोल्ड स्टोरेज। बट अभी जो हमारा सिलेबस है उसमें मेन कंसर्न क्या होता है, टू प्रोवाइड द ह्यूमन कंफर्ट, ठीक है ना। इस पे भी थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा मैं, ठीक है ना। प्रोसेस तो यही होता है जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम में है, लेकिन यहाँ पे जैसा रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग हम एयर कंडीशनिंग सिस्टम को यूटिलाइज करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। मैंने कहा कि इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी यूटिलाइज होता है, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी, बट मेन कंसर्न, मैंने कहा मेन कंसर्न इज टू प्रोवाइड द ह्यूमन कंफर्ट अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। नाउ वी विल मूव टू द अब एयर कंडीशनिंग सिस्टम ह्यूमन कंफर्ट। अब ह्यूमन कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, आपके रिक्वायर्ड स्पेस का क्या होना चाहिए, टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन कंफर्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ह्यूमन कंफर्ट मतलब कहने का अर्थ कि ऑक्यूपेंसी इन द सेंस कि ह्यूमन जिस टेम्परेचर पे कंफर्टेबल फील करे उसके अकॉर्डिंग, ह्यूमन जिस टेम्परेचर पे कंफर्टेबल फील करे वही टेम्परेचर रिक्वायर्ड स्पेस का हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ द एयर कंडीशनिंग, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ द एयर कंडीशनिंग सिस्टम। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मैंने कहा कि कूलिंग एंड हीटिंग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिसमें टेम्परेचर ह्यूमन कंफर्ट के लिए जो टेम्परेचर का रेंज होता है जनरली 22 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। हालांकि अपने सिलेबस में ह्यूमन कंफर्ट बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, मतलब ह्यूमन कंफर्ट का चार्ट एक्चुअली नहीं पढ़ना है बहुत ज्यादा, बट स्टिल वी विल डिस्कस फॉर द अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेंगे, मैक्सिमम हाफ एन आवर और 45 मिनट्स का लेक्चर होगा, ठीक है ना। सिर्फ हम बाद में डिस्कस करेंगे, पूरा सिलेबस डिस्कस करने के बाद में मैं डिस्कस करूंगा ह्यूमन कंफर्ट चार्ट एंड ऑल दिस थिंग्स, सारा कुछ मैं डिस्कस करूंगा, थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा, नॉट मोर, ठीक है। क्योंकि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें ह्यूमन कंफर्ट चार्ट वगैरह नहीं बहुत ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है ना। मेनली पढ़ना है जो साइक्रोमेट्रिक चार्ट पढ़ना है, ठीक है ना। Now RH is 50% temperature 22 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। हीटिंग एंड कूलिंग इफेक्ट में टेम्परेचर ह्यूमन कंफर्ट के लिए टेम्परेचर यही रहना चाहिए, ठीक है ना। ह्यूमन कंफर्ट के लिए टेम्परेचर ऑलमोस्ट इसी के अकॉर्डिंग वैरी करना चाहिए, ठीक है। हालांकि ह्यूमन कंफर्ट मैं बाद में बताऊंगा कि बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है ह्यूमन कंफर्ट, वी विल डिस्कस इन प्रॉपर मैनर, डोंट वरी, ठीक है। तो मैंने कहा कि ह्यूमन कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए अब क्या क्या चाहिए हमें, कूलिंग एज वेल एज हीटिंग इफेक्ट, या फिर कह सकते हो आपके रिक्वायर्ड स्पेस का एक प्रॉपर टेम्परेचर जिस पे ह्यूमन क्या कर सके, कंफर्टेबल फील कर सके, दैट इज द फर्स्ट थिंग, ठीक है। द सेकंड थिंग इज दैट
जो हमारे पास, ठीक है ना, जो हमारा और ऑब्वियस रूम में क्या है, एयर है, रूम में आपके रिक्वायर्ड स्पेस में क्या है, एयर है, तो उस एयर का क्या होना चाहिए, ह्यूमिडिटी कंट्रोल होना चाहिए, ह्यूमिडिटी कंट्रोल होना चाहिए। अब बात रही ह्यूमिडिटी कंट्रोल की, तो यू नो वेरी वेल कि एक्चुअली थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर दूं मैं। एक्चुअली जो हमारे रूम में या फिर जिसे जनरली एटमॉस्फेरिक एयर कहते हैं, एटमॉस्फेरिक एयर में क्या क्या होता है, एक्चुअली ड्राई एयर होता है। एटमॉस्फेरिक एयर में या सराउंडिंग एयर में जो एयर होता है उसमें ड्राई एयर होता है प्लस वाटर वेपर भी होता है, वाटर वेपर भी होता है। ये वाटर वेपर किसमें होता है आपका, दैट वाटर वेपर इन सैचुरेटेड स्टेट। डोंट वरी, ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस। अभी थोड़ा सिर्फ सुन लीजिए, ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस। हालांकि प्योर सब्सटेंस थोड़ा बहुत पता होगा तो ऑलरेडी ये सारी चीजें आप जानते होंगे। वाटर वेपर किसमें होगा, सैचुरेटेड वेपर में होगा, सैचुरेटेड वेपर में होगा, और किसमें होगा, सुपर हीटेड वेपर होगा, सुपर हीटेड वेपर एट लो प्रेशर। वाटर वेपर जो प्रेजेंट होगा, सुपर हीटेड वेपर और सैचुरेटेड वेपर, ये ध्यान दीजिएगा, एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर, ठीक है ना। सुपर हीटेड वेपर फेज में होता है या सैचुरेटेड। डोंट वरी, मैंने कहा कि ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन प्रॉपर मैनर। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, अब एक ही साथ सारा कुछ मैं यहां पे नहीं समझा सकता हूं। ईच एंड एवरीथिंग वी कैन अंडरस्टैंड। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपका अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा और चीजों को आप प्रॉपर मैनर में समझ सकोगे, ठीक है ना। ड्राई एयर, ड्राई का एयर का कंपोनेंट क्या होता है, N2 होता है, O2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और अदर गैसेस होते हैं, ठीक है ना। ये कहलाता है ड्राई एयर। और इसमें वाटर वेपर जब मिक्स होता है, दैट वन इज कॉल्ड एज द एटमॉस्फेरिक एयर और आल्सो कॉल्ड एज द मॉइस्ट एयर। ध्यान दीजिएगा, आल्सो कॉल्ड एज द मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट एयर। अब हम जानते हैं कि समटाइम्स थ्रू आउट द ईयर कुछ ऐसे टाइम आते हैं, थ्रू आउट द ईयर कुछ ऐसा वेदर कंडीशन होता है, कुछ ऐसा वेदर कंडीशन होता है जब आपका क्या होता है, बहुत ड्राइनेस फील होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत ड्राइनेस फील होता है। इवन अपने स्किन पे अगर इस तरीके से करोगे तो स्क्रैचिंग, यू कैन फील स्क्रैचिंग, ठीक है ना। स्क्रैच इजिली, निशान स्क्रैचिंग का देख सकोगे आप, ठीक है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, थ्रू आउट द ईयर कुछ टाइम तक ऐसा वेदर कंडीशन रहता है जब आप अपने स्किन पे ड्राइनेस बहुत ज्यादा फील होता है। इवन आप अपने स्किन पे अगर नाखून से, ठीक है, नेल से स्क्रैच करते हो तो स्क्रैच लाइन इजीली देख सकते हो, इतना ड्राई कंडीशन होता है, ठीक है ना, ड्राई। और कुछ ऐसा टाइम होता है जिसमें वेदर कंडीशन क्या होता है, व्हाट इज द वेदर कंडीशन, वेदर कंडीशन आपका क्या होता है, बहुत ही मॉइस्चर, बहुत ही ह्यूमिड, ठीक है ना। लाइक रेनी सीजन, रेनी सीजन में जनरली क्या होता है आपका, बहुत ही ज्यादा ह्यूमिड कंडीशन होता है, ठीक है ना। और उस ह्यूमिडिटी के कारण क्या होता है, ह्यूमन कंफर्ट, मतलब हम लोग क्या करते हैं, अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो इसी तरीके से ये आखिर ऐसा क्यों, कुछ नहीं, ड्राई एयर तो वही है, N2 है, O2 है और आपका क्या है, CO2 है आपका, और भी अदर गैसेस हैं, ठीक है। वो तो कांस्टेंट कंटेंट हैं, ठीक है ना। उन कंटेंट में वेरिएशन नहीं है बहुत ज्यादा, ठीक है ना, उन कंटेंट में वेरिएशन नहीं है। जो आपके कंटेंट ड्राई एयर को बनाते हैं उन कंटेंट में वेरिएशन नहीं है। लेकिन वाटर वेपर में थ्रू आउट द ईयर, एवरी डे, सुबह में कुछ, शाम में कुछ, ठीक है। आप वेदर रिपोर्ट देखते होगे तो ह्यूमिडिटी रिपोर्ट भी देखते होगे। इवन आज के डेट में तो फोन में भी अवेलेबल है आज के डेट में। तो जब वेदर कंडीशन देखते हो तो वहां पे एक दिखाता है ह्यूमिडिटी, ठीक है ना। तो ह्यूमिडिटी सुबह में कुछ और शाम में कुछ और, नॉट थ्रू आउट द ईयर। मतलब आप क्या देख सकते हो, सुबह शाम दोपहर, ये ह्यूमिडिटी का कंडीशन आप क्या देख सकते हो, अलग अलग देख सकते हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो आखिर ये ह्यूमिडिटी, कुछ ऐसा वेदर कंडीशन जब आपका ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा, कुछ ऐसा वेदर कंडीशन जब आपका ह्यूमिडिटी बहुत कम, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, इस वाटर वेपर के कंटेंट पे डिपेंड करता है। दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द कंटेंट ऑफ द वाटर वेपर।
दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द कंटेंट ऑफ द वाटर वेपर। वाटर वेपर के कंटेंट पे डिपेंड करता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर वाटर वेपर का कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा यू कैन फील ह्यूमिडिटी। अगर वाटर वेपर का कंटेंट बहुत कम हो जाएगा यू कैन फील ड्राइनेस। ठीक है ना। वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, वी विल डिस्कस, डोंट वरी। थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, आप रियलाइज करोगे, देन यू कैन फील, यू कैन रियलाइज द एयर कंडीशनिंग सिस्टम। और इस एयर कंडीशनिंग सिस्टम से रिलेटेड जो भी फिनोमेना हो रहा है, जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, वो भी आप रियलाइज कर सकते हो। ठीक है ना। तो मैंने कहा कूलिंग एंड हीटिंग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अपने रिक्वायर्ड स्पेस को क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन कंफर्ट, उसे टेम्परेचर को मेंटेन करोगे। एंड दैट वन इज बिटवीन द 22 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। दिस इज जनरली। ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि व्हाट हैपन एग्जैक्टली, उसके बाद एज वेल एज साइमल्टेनियस कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, साइमल्टेनियस कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। अब बात रही ह्यूमिडिटी को कंट्रोल क्यों करेंगे, तो मैंने कहा कि एक्चुअली एटमॉस्फेरिक एयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर। और ये वाटर वेपर आपके किस में रहता है, या तो सैचुरेटेड वेपर कंडीशन में रहेगा या सुपर हीटेड वेपर कंडीशन में रहेगा। ठीक है ना। सैचुरेटेड वेपर कंडीशन या सुपर हीटेड वेपर कंडीशन। अगर याद होगा तो देख लीजिए, सैचुरेटेड वेपर कंडीशन टीएस डायग्राम, सैचुरेटेड वेपर कंडीशन, ये सैचुरेटेड वेपर कंडीशन हो गया। दैट वन इज द सैचुरेटेड वेपर कंडीशन, सैचुरेटेड वेपर कंडीशन और सुपरहीटेड वेपर कंडीशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड सुपरहीटेड वेपर कंडीशन एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर। इस चीज को समझाऊंगा प्रॉपर मैनर में। ठीक है ना, डोंट वरी। ठीक है ना। जब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में मूव करेंगे हम लोग तो इस चीज को समझाऊंगा कि लो प्रेशर पे आपका एग्जिस्ट करता है ये सैचुरेटेड वेपर और सुपरहीटेड वेपर एट लो प्रेशर। ठीक है। दिस इज द थिंग। अगर ये वाटर वेपर का कंटेंट बढ़ेगा तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा, अगर ये वाटर वेपर का कंटेंट कम होगा तो ड्राइनेस आपके वेदर में ज्यादा आएगा। ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, ना ड्राइनेस कम चाहिए ना ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा चाहिए। हमें ह्यूमिडिटी कंट्रोल इस तरीके से करना है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल इस तरीके से करना है कि अगेन हम लोग क्या कर सके, कंफर्टेबल फील कर सके। ह्यूमिडिटी को कंट्रोल इस तरीके से करना है कि अगेन हम लोग क्या कर सके, कंफर्टेबल फील कर सकें। और फॉर द टाइम बिंग इतना बता दूं मैं कि उसके लिए RH का मतलब कहते हैं, बाद में डिस्कस करूंगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जो हम देखते हैं अपने वेदर रिपोर्ट वगैरह, फोन वगैरह में आप जब देखोगे वेदर रिपोर्ट वगैरह डेली का, तो उसमें एक RH देता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और वो हमेशा परसेंटेज में देता है। तो 50% अगर RH है दैट वन इज व्हाट, कंफर्टेबल कंडीशन फॉर ह्यूमन लाइफ। ठीक है ना, कंफर्टेबल कंडीशन फॉर द ह्यूमन लाइफ, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। ट्राई टू अंडरस्टैंड। टेम्परेचर हमारा बता ही दिया मैंने, और आगे बढ़ते हैं। एयर वेलोसिटी, एयर वेलोसिटी को भी कंट्रोल किया जाता है। एयर वेलोसिटी, व्हाट शुड बी द एयर वेलोसिटी फॉर द ह्यूमन कंफर्ट, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। ठीक है ना। अगर जनरली आप कूलर चलाते हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हाई स्पीड फैन चलाते हो, उसके नीचे बैठ जाओ, अब बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करोगे कुछ देर के बाद। ठीक है, गर्मी लग रही है उस समय तक तो अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ देर के बाद आप क्या एक एयर के कारण थ्रस्ट फील करोगे। बहुत ज्यादा हाई स्पीड के फैन के पास बैठ जाओ तो, एंड बिकॉज ऑफ दैट हाई थ्रस्ट, जो एयर का एक्चुअली हाई स्पीड फैन के सामने आप जब बैठे हो तो जो थ्रस्ट लग रहा है उसके कारण आपके आईज, आप रियलाइज करोगे कुछ देर के बाद आपके आईज में इरिटेशन फील होने लगेगा, आपको आईज ओपन करने का एक्चुअली मन नहीं करता है एट दैट टाइम। यू कैन, आई होप यू कैन फील। तो ठीक है, तो मैंने कहा कि एयर वेलोसिटी भी ह्यूमन कंफर्ट के लिए क्या होना चाहिए, एयर वेलोसिटी भी ह्यूमन कंफर्ट के लिए एक्चुअली व्हाट हैपन एग्जैक्टली मेंशन्ड है आपके, एंड दैट वन इज अगेन मेंशन्ड बाय द ऑब्वियस अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स। ठीक है ना। ह्यूमन कंफर्ट में मैंने कहा ना कि आज भी वर्क हो रहा है, बहुत सारे प्रीवियसली बहुत सारा कुछ डील कर चुका हूं मैं। ठीक है ना। एसरे पे एक्चुअली एयर कंडीशनिंग सिस्टम पे जो मेन वर्क, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग पे जो मेन वर्क होता है दैट वन इज डन बाय द व्हाट, एसरे, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स। तो एयर वेलोसिटी ह्यूमन कंफर्ट के लिए क्या होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा हाई ना बहुत ज्यादा कम, दैट शुड बी द 5 मीटर पर मिनट। ठीक है, जिसके कारण आपके फेस पे बहुत ज्यादा थ्रस्ट ना हो और आप अनकंफर्टेबल फील ना करो, आपके स्किन पे बहुत ज्यादा थ्रस्ट ना हो और आप अनकंफर्टेबल फील ना करो। ठीक है ना। एंड व्हाट इज दैट, आई इरिटेशन वगैरह ना हो।
ठीक है ना। तो मैंने कहा एयर वेलोसिटी को भी मेंटेन करना होता है एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग खाली कूलिंग और हीटिंग से काम चलने वाला नहीं है, ठीक है ना। एंड द नेक्स्ट वन इज द एयर वेंटिलेशन। एयर वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है? प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर, ऑब्वियस, प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर, एयर का फ्रेश एयर चार्ज, और यू कैन से द फ्रेश एयर चार्ज। एयर वेंटिलेशन का मतलब फ्रेश एयर चार्ज, फ्रेश चार्ज ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है ना, फ्रेश चार्ज ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर। ध्यान दीजिए, फ्रेश चार्ज ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर लोगे तो क्या होगा? प्यूरिफिकेशन मेंटेन रहेगा आपके रूम का, ठीक है ना। बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है एक्चुअली, प्यूरिफिकेशन क्यों जरूरी होता है, फ्रेश चार्ज लेना क्यों जरूरी होता है। वी विल डिस्कस इन प्रॉपर मैनर, डोंट वरी। अभी जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में वी विल डिस्कस, थोड़ा बहुत और डिस्कस करेंगे। फ्रेश चार्ज ऑफ एयर, फ्रेश चार्ज ऑफ एयर, ठीक है। फ्रेश चार्ज ऑफ एयर, ठीक है। तो मैंने कहा कि हीटिंग और कूलिंग के साथ साथ बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। दैट मीन्स ह्यूमिडिटी कंट्रोल, एयर वेलोसिटी, एयर वेंटिलेशन। दैट इज एयर वेंटिलेशन का मतलब फ्रेश चार्ज ऑफ एयर, एटमॉस्फेरिक एयर, ताकि क्या हो सके, प्रॉपर मैनर में हम क्या कर सके, सफोकेशन फील ना कर सके। मैंने बताया कि एयर वेंटिलेशन क्यों जरूरत होता है। वी विल डिस्कस जस्ट इन द नेक्स्ट स्लाइड, वी विल डिस्कस, डोंट वरी। प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर, ईच एंड एवरीथिंग वी विल, ठीक है ना, डिस्कस। दिस इज एग्जैक्टली द एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग में ये होता है। अब बात ये रही कि कूलिंग एंड हीटिंग यहाँ पे कैसे अचीव किया जाता है। ऑब्वियस विद द हेल्प ऑफ हीटिंग, कूलिंग एंड हीटिंग के लिए तो ऑब्वियस प्रीवियसली हम लोग क्या कर चुके हैं, प्रॉपर मैनर में पढ़ चुके हैं कि कूलिंग और हीटिंग हमारा किस तरीके से अचीव होगा। ऑब्वियस विद द हेल्प ऑफ द वीसी सिस्टम, जो डोमेस्टिक डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर और जो डोमेस्टिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है, ऑब्वियस दैट वन इज बेस्ड ऑन द व्हाट, वीसी साइकिल, वेपर कंप्रेशन साइकिल पे ही बेस्ड होता है। मैंने कहा कि एयरक्राफ्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम कैसे होता है आपका, दैट वन इज बेस्ड ऑन द एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, ठीक है ना। और जहां पे वेस्ट हीट बहुत ज्यादा है, ऑलरेडी बता चुका हूं, जहां पे वेस्ट हीट बहुत ज्यादा है वहां पे क्या यूटिलाइज करते हैं, वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल यूटिलाइज करते हैं, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी कूलिंग एंड हीटिंग कैसे अचीव करेंगे ये तो ऑलरेडी बता चुका हूं। आइए थोड़ा मूव करते हैं, ठीक है ना। आइए थोड़ा आगे मूव करते हैं। नाउ वी विल सी द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ डोमेस्टिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम। डोमेस्टिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम, obvious which is based on the VC सिस्टम, वेपर कंप्रेशन सिस्टम पे बेस्ड होगा। और आपके मन में ये आ रहा होगा कि ऑलरेडी तो वीसी सिस्टम के बारे में प्रॉपर पढ़ चुके हैं टू अचीव द कूलिंग एंड हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। तो आखिर फिर एयर कंडीशनिंग पढ़ने की जरूरत क्या है? तो थोड़ा ध्यान से देखिए, प्रीवियसली ऑलरेडी मैंने डील किया कि हमें बेसिकली एयर कंडीशनिंग सिस्टम से क्या चाहिए, हमें ह्यूमन कंफर्ट प्रोवाइड करना है। हमें क्या करना है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम से हमें ह्यूमन कंफर्ट प्रोवाइड करना है। अभी तक सिर्फ हमने ये देखा था कि कूलिंग एंड हीटिंग कैसे होगा, अब हमें ये देखना है कि ह्यूमन कंफर्ट कैसे प्रोवाइड होगा। ह्यूमन कंफर्ट का मतलब ये है कि आपका जो रूम का स्पेस है, रूम का स्पेस और जो भी आपका रूम है या रिक्वायर्ड स्पेस है, जो भी कह लो, इस तरीके से टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए उस स्पेस में, इस तरीके से ह्यूमिडिटी कंट्रोल होना चाहिए, इस तरीके से एयर वेलोसिटी होना चाहिए, इस तरीके से एयर वेंटिलेशन होना चाहिए कि आपको ओवरऑल क्या हो, आपको कंफर्टेबल फील हो। ह्यूमन कंफर्ट, मैंने कहा कि एयर कंडीशनिंग ओनली मेन कंसर्न इज टू प्रोवाइड द ह्यूमन कंफर्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो कूलिंग एंड हीटिंग तो देना ही देना है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, बट उसके अलावा भी ये सारा कुछ ह्यूमिडिटी कंट्रोल एंड एयर वेलोसिटी, एयर वेंटिलेशन वगैरह सब कुछ मेंटेन करना है। और मेनली एयर कंडीशनिंग सिस्टम में इन्हीं चीजों के बारे में डील करते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावे भी क्या अदर देन दिस थिंग्स क्या हम डील करते हैं, एक्चुअली हम अपने रूम में ये एक्चुअली डिजाइन कंडीशन आ जाता है आपका, एयर कंडीशनिंग, डिजाइन ऑफ द एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ठीक है ना। डिजाइन ऑफ द एयर कंडीशनिंग सिस्टम में आपका ये सारा कुछ आ जाता है। तो हालांकि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उतना अपर लेवल पे नहीं जाना हमें, ठीक है ना। एक्चुअली होता है क्या उसमें,
डिज़ाइन कंसिडरेशन सिस्टम में क्या होता है, हम हीटिंग सोर्स देखते हैं अपने रूम में, हीटिंग सोर्स देखते हैं। ऑलरेडी याद होगा कि आपको मैंने बताया था एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कि एयरक्राफ्ट के केबिन को आखिर क्यों जरूरत होती है कूल करने की, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आखिर क्यों जरूरत होती है कूल करने की। तो मैंने आपको बताया था हीटिंग सोर्स, एक्चुअली दो तरीके का हीटिंग सोर्स बताया था मैंने, एक तो एक्सटर्नल हीटिंग सोर्स एंड द सेकंड वन इज द इंटरनल हीटिंग सोर्स। याद होगा यहां पे भी वही सेम है, एक्सटर्नल हीटिंग सोर्स एक्सटर्नल हीटिंग सोर्स ऑब्वियस, एक्सटर्नल हीटिंग सोर्स आपके क्या होगा, चारों वॉल से, वॉल सीलिंग वगैरह से क्या होगा, सन के कारण हीट क्या होगा, हीट कंडक्ट होगा, सीलिंग और वॉल्स के थ्रू क्या होगा, हीट कंडक्ट होगा और आपके रूम तक पहुंचेगा। वी विल डिस्कस इन प्रॉपर मैनर, ठीक है ना, एक्सटर्नल हीटिंग सोर्स और इंटरनल हीटिंग सोर्स। इंटरनल हीटिंग सोर्स में क्या हो सकता है, मेनली थोड़ा बहुत बता दे रहा हूं मैं, जो आपने अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जला रखे हैं उनके कारण भी क्या होगा आपका, जैसा एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, फैन भी जलाते हैं तो फैन में से भी क्या निकलता है आपका, हीट निकलता है, ठीक है। आप कुछ देर के बाद फैन छूओगे तो क्या होगा आपका, यू कैन फील द फैन इज वार्म, ठीक है ना, फैन इज हॉट, ठीक है ना, बिकॉज वाइंडिंग, जो फैन का वाइंडिंग होता है उसमें करंट फ्लो करने के कारण हीट जनरेट होता है। वी विल डिस्कस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द हीट ट्रांसफर, ये सारा कुछ डिस्कस कर चुका हूं मैं। इवन लाइट जो जलाते हो उसमें भी क्या होता है, हीट जनरेट होता है, आपके रूम में हीट आता है। लैपटॉप आप जला रखे हो, लैपटॉप से भी क्या होता है, हीट रिलीज होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो उसके कारण भी आपका रूम क्या होता जाता है, गर्म होता जाता है, ठीक है। तो इंटरनल हीट सोर्स भी होता है, एक्सटर्नल हीट सोर्स भी होता है। इवन अगर रूम में 2 लोग हैं कि 4 लोग हैं कि 10 लोग हैं, उस पर भी क्या होता है आपका, कहीं ना कहीं आपका ये लोड क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा लोग होंगे तो आपको टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन ज्यादा चाहिए होगा, मतलब एयर कंडीशनिंग के कूलिंग कैपेसिटी ज्यादा चाहिए होगा, और कम लोग होंगे तो कूलिंग कैपेसिटी कम चाहिए होगा। वी हैव डिस्कस, थोड़ा बहुत ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और थ्रू आउट द सिलेबस ये थोड़ी थोड़ी चीजें तो ऑलरेडी डिस्कस करता ही रहता हूं मैं, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं हीट सोर्स के अकॉर्डिंग कितना आपका हीट आ रहा है, दैट वन इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज द लोड फॉर द एयर कंडीशनिंग सिस्टम, लोड फॉर द एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ठीक है ना। अब वी विल डिस्कस इन प्रॉपर मैनर, डोंट वरी। सेंसिबल लोड होता है जिसमें आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है एयर का, और दूसरा क्या होता है, लैटेंट लोड, जिसमें मान लो कि सपोज टू बी ह्यूमिडिटी को क्या करना है, ह्यूमिडिटी को बाहर निकालना है, ह्यूमिडिटी को वहां से रूम से बाहर निकालना है, दैट वन इज कम्स अंडर द लैटेंट लोड, ठीक है ना। या फिर बहुत सारे लोग हैं तो स्वेटिंग हो रहा है, स्वेटिंग के कारण भी क्या होगा, रूम में स्वेटिंग जब इवेपोरेट होगा तो रूम में क्या होगा, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा, दैट कम्स अंडर द लैटेंट लोड। उस ह्यूमिडिटी को भी क्या करना है, बाहर निकालना है। हो सकता है फर्श पे क्या हो जाए, पानी गिर जाए, फर्श वगैरह पे पानी गिर जाए तो उसे भी क्या करना है, अगर वो इवेपोरेट होगा तो फर्दर आपके रूम का ह्यूमिडिटी बढ़ाएगा, तो उसे भी कंट्रोल करना है, दैट कम्स अंडर द लैटेंट लोड। बहुत तरीके के तो दैट ऑल आर कम्स अंडर द लोड कैलकुलेशन। एंड लोड कैलकुलेशन एक्चुअली क्या होता है आपका, डिजाइन एनालिसिस फॉर द एयर कंडीशनिंग सिस्टम। हालांकि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना ज्यादा हमें नहीं जाना है, वो सारे हीट सोर्सेस के अकॉर्डिंग सारा कैलकुलेशन वगैरह हमें नहीं करना है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ये थोड़ा बहुत बता रहा हूं। तो एयर कंडीशनिंग में एक्चुअली इतनी सारी चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं कि हमारा स्पेस इस तरीके से मेंटेन हो कि क्या हो, एक्चुअली हमें ह्यूमन कंफर्ट फील हो, और उस लोड कैलकुलेशन के कारण जितना हीट सोर्स होगा उसके अकॉर्डिंग हम ये समझ सकेंगे कि हमें कितने टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन का एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाना है अपने रूम में, यानी कि पर सेकंड कितना हमें हीट यहां से रिमूव करें ताकि हमारा रूम क्या हो सके, ताकि हमारा स्पेस हमारे कंफर्ट के अकॉर्डिंग मेंटेन हो सके, ताकि हमारा रूम, हमारा स्पेस अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग मेंटेन हो सके। एक्चुअली यही एयर कंडीशनिंग सिस्टम में पढ़ते हैं, विच स्टार्ट्स, जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम आपका, जो एयर कंडीशनिंग जो होता है आपका, विच स्टार्ट्स फ्रॉम द साइक्रोमेट्री, जो अभी जस्ट मैंने आगे बताया था, मैंने जस्ट स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में बताया था साइक्रोमेट्री, दैट एयर कंडीशनिंग स्टार्ट्स विद द साइक्रोमेट्री। डोंट वरी, जस्ट अभी हम पहुंचने ही वाले हैं साइक्रोमेट्री पे, ठीक है ना। दिस इज एग्जैक्टली, तो एक्चुअली एयर कंडीशनिंग में कूलिंग एंड हीटिंग के अलावा बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कूलिंग एंड हीटिंग तो ऑलरेडी वीसी सिस्टम वगैरह किस तरीके से अचीव करेंगे, एवरीथिंग वी हैव डील,
ठीक है ना, एवरीथिंग वी हैव डील। अब यहां पे हमें क्या करना है कि अदर देन दिस कूलिंग एंड हीटिंग हमें किस तरीके से अपने रूम को कंफर्ट बनाना है अपने लिए, ठीक है ना। नाउ we will see the domestic air conditioning system, VC system, ठीक है ना। VC सिस्टम को देखते हैं हम लोग। दैट मेनली डिपेंड्स ऑन द, ये लिख दे रहा हूं मैं, VC सिस्टम पे डिपेंड होता है, मेनली डिपेंड्स, ऐसा लिख दे रहा हूं, मेनली डिपेंड्स ऑन द mainly depends on VC सिस्टम, ठीक है ना। देखते हैं हम, देखिए यहां पे क्या है, दिस इज द रूम स्पेस, दिस इज एग्जैक्टली द स्पेस, ठीक है ना, दिस इज एग्जैक्टली द स्पेस, स्पेस है हमारा। ये क्या है हमारा, दैट वन इज कम्स अंडर द आउटडोर यूनिट, इसे कहते हैं हम आउटडोर यूनिट, जिसमें क्या क्या होता है, आउटडोर यूनिट में क्या होता है, कंडेंसर होता है, मेनली कंडेंसर होता है, कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर मोटर होता है, कंप्रेसर को जो चलाएगा ऑब्वियस मोटर, ठीक है, कंडेंसर फैन होता है, कंडेंसर फैन होता है, और एक्सपेंशन वाल्व भी होता है, देयर विल बी एक्सपेंशन वाल्व एज वेल, दैट वन इज expansion valve is also there, expansion valve, outdoor unit में सब कुछ आ जाता है, expansion valve, ठीक है। तो मैंने कहा कि outdoor unit, that one is comes under the indoor unit, indoor unit, indoor में unit में क्या होता है, evaporator होता है and plus air handling unit होता है, air, ये कह सकते हो इवापोरेटर ब्लोअर, और यू कैन एयर हैंडलिंग यूनिट, और यू कैन से द इवापोरेटर ब्लोअर होता है आपका, ठीक है ना। जिस तरीके से यहाँ कंडेंसर फैन है उसी तरीके से वहाँ पे क्या होता है, इवापोरेटर फैन होता है, एयर हैंडलिंग यूनिट कहते हैं उसे, ठीक है ना। और ये जो ट्यूब्स दिख रहे हैं, एक्चुअली दैट ट्यूब्स, ध्यान दीजिएगा प्लीज, ये जो ट्यूब्स दिख रहे हैं, दैट ट्यूब्स, जो भी आपका ट्यूब्स दिख रहा है, इन ट्यूब्स में क्या फ्लो होता है आपका, ऑब्वियस इन ट्यूब्स में प्राइमरी रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है, ताकि हम कूलिंग एंड हीटिंग इफेक्ट को अचीव कर सकें, ठीक है ना, प्राइमरी। और ये कंप्रेसर, दैट वन इज द कंप्रेसर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कंडेंसर फैन, ये आपका कंडेंसर, दैट वन इज द कंडेंसर, ठीक है। दैट वन इज एक्सपेंशन वाल्व, ये देखिए यहाँ पे एक्सपेंशन वाल्व दे रखा है, इसे दूसरे कलर से मैं शो कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू शो विद अ डिफरेंट कलर, एक्सपेंशन वाल्व, ठीक है, एंड देयर विल बी द evaporator, that one is evaporator, ठीक है। इवेपोरेटर, इसमें ये जो भी ट्यूबिंग सिस्टम आपको दिख रहा है, बेसिकली इसमें क्या फ्लो होता है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, और यू कैन से द CFC, और यू कैन से HCFC, और यू कैन से HFC। इसमें प्राइमरी रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है टू अचीव द कूलिंग इफेक्ट, ठीक है ना, कूलिंग इफेक्ट। ये बात अलग है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम डिजाइन कैसे किया जाएगा, कितना हमें कूलिंग इफेक्ट इस स्पेस में चाहिए ताकि स्पेस क्या मेंटेन हो सके, इतना टेम्परेचर मेंटेन हो सके, इतना ह्यूमिडिटी कंट्रोल हो सके, ताकि क्या हो जाए हमारा कंफर्ट। स्पेस इज कंफर्ट अकॉर्डिंग टू अस, स्पेस इज कंफर्ट अकॉर्डिंग टू अस, ठीक है ना। स्पेस कंडीशन इज कंफर्टेबल अकॉर्डिंग टू अस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसका मैंने कहा कि ठीक है ये फ्लो हो रहा है, इसके बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से कूलिंग इफेक्ट अचीव होगा, लेकिन कितना टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन इसके लिए चाहिए, ये तो पूरा का, ताकि हमारा स्पेस में टेम्परेचर कंट्रोल हो सके, क्या कंट्रोल हो सके, ह्यूमिडिटी कंट्रोल हो सके, ये फैन का स्पीड क्या होना चाहिए, ऑल दिस थिंग्स, सब कुछ, ताकि हमारा ये स्पेस रहने लायक हो, हमारा स्पेस क्या हो, कंफर्ट हो। तो ये पूरा का पूरा डिजाइन किस पे बेस्ड होगा, दैट वन इज बेस्ड ऑन द
एयर, इसी डिजाइन को कंप्लीटली कहां पे पढ़ेंगे हम लोग, अपने एयर कंडीशनिंग सिस्टम में पढ़ेंगे। एंड दैट एयर कंडीशनिंग सिस्टम स्टार्ट विद द साइक्रोमेट्री, अभी डील कर रहा हूं, डोंट वरी, ठीक है ना। और इसी का डिजाइन मैंने कहा कि हीट सोर्स, जैसे हम लोग लोड कैलकुलेशन कहते हैं, उसी पे पूरा का पूरा बेस्ड होगा। मैंने कहा कि हालांकि इतना अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। हालांकि टाइप्स ऑफ द लोड, टाइप्स ऑफ द लोड, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ लोड हमें पढ़ना है, या कह लो कि हीटिंग सोर्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है ना। बट यहाँ पे एक्चुअली उतना ज्यादा हमें डिजाइन कंसिडरेशन नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। हमें सिंपल डिजाइन पढ़ना है, हमें सिंपल डिजाइन, ठीक है ना। कुछ डेटा दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग क्या कूलिंग इफेक्ट होना चाहिए ना, ऑल दिस थिंग्स, ठीक है ना। कुछ डेटा दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ कहेगा कि हमारा कितने टीआर का रेफ्रिजरेशन वगैरह होना चाहिए, दैट इज एग्जैक्टली गिवन इन योर न्यूमेरिकल्स। बस उतना ही सिंपल डिजाइन हमें पढ़ना है। मैंने कहा आप थोड़ा ध्यान दीजिए, एक्चुअली यहां से तो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है, और देखिए ये एक्चुअली एयर हैंडलिंग यूनिट क्या करता है, आपका रूम से एयर लेता है। बताऊंगा क्यों रूम से एयर लेता है, डोंट वरी, इसी स्पेस से एयर लेता है, और ये फ्लो करता है किस पे, ये फ्लो करता है आपका, ये फ्लो करता है इवेपोरेटर पे, ये फ्लो करता है इवेपोरेटर पे, और वही आपको फिर क्या होता है, रूम में प्रोवाइड होता है। क्यों ऐसा किया जाता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। स्पेस के ही एयर को क्यों लेता है, और उसी एयर को रिसर्कुलेट करता रहता है, उसी एयर को रिसर्कुलेट करता रहता है। क्यों ऐसा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ट्राई टू यू कैन रियलाइज एज वेल, ठीक है ना। इसी एयर को लिया और इसी एयर को फिर से रिसर्कुलेट कर दिया आपके रूम में, इसी एयर को फिर से रिसर्कुलेट कर दिया आपके रूम में, एयर हैंडलिंग यूनिट। यानी कि एक्चुअली यहां पे कूलिंग कैसे मिल रहा है, व्हाट, एक्चुअली एयर को क्या किया जा रहा है, इस इवेपोरेटर के थ्रू पास किया जा रहा है। इसके अंदर क्या है आपका प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, जिसका टेम्परेचर बहुत कम है, और उस प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के थ्रू जो कि इवेपोरेटर में फ्लो कर रहा है, उसके ऊपर से क्या किया जा रहा है, एयर को फ्लो किया जा रहा है, रिसर्कुलेटेड एयर को फ्लो किया जा रहा है, जिसके कारण हमें अपने स्पेस में कूलिंग इफेक्ट मिल रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यही मेन पॉइंट है, उसी एयर को रिसर्कुलेट। ऐसा क्यों किया जाता है, थोड़ा सा समझिए। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि स्पेस का टेम्परेचर ऑलरेडी सराउंडिंग के रेस्पेक्टिवली क्या है, कम है। समर कंडीशन में, समर कंडीशन की बात करें, अगर समर कंडीशन की बात करें तो सिंपली अगर मैं ले लूं, ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस अगर सिंपली ले लूं मैं, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, समर कंडीशनिंग 40 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन रूम का टेम्परेचर ऑलमोस्ट क्या मान लूं मैं, रूम का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है। तो इसी एयर को लेके इसे फिर ठंडा करना हमारे लिए ज्यादा इजी होगा कि इस 40 डिग्री सेल्सियस को लेके ठंडा करना इजी होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर 40 डिग्री सेल्सियस फ्रेश एयर चार्ज लेते हो और उसी को रिसर्कुलेट करते हो, तो आपका एयर कंडीशनिंग सिस्टम पे लोड क्या होगा, एयर कंडीशनिंग सिस्टम पे लोड बहुत ज्यादा होगा, ठीक है ना। यानी कि टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन आपके क्या होना चाहिए, टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन आपके एयर कंडीशनिंग यूनिट के लिए बहुत ही ज्यादा चाहिए, ठीक है ना। अब जब टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन बढ़ेगा तो पावर इनपुट भी बढ़ेगा, और पावर इनपुट बढ़ेगा तो रनिंग कॉस्ट भी क्या होता जाएगा, रनिंग कॉस्ट भी इंक्रीज करता जाएगा। यू कैन रियलाइज ऑलरेडी ये 25 डिग्री सेल्सियस पे एयर को रिसर्कुलेट कराना हमारे लिए इजी होगा, और इसे फिर से ठंडा करना हमारे लिए इजी होगा। टीआर, टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन आपके क्या हो जाएगा, इस एयर कंडीशनिंग सिस्टम का, एयर कंडीशनिंग यूनिट का टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन कम हो जाएगा। जब टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन कम हो जाएगा तो पावर इनपुट कम हो जाएगा, पावर इनपुट कम हो जाएगा तो आपका रनिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, रनिंग कॉस्ट बिल्कुल कम हो जाएगा। अगर यहीं पे फ्रेश चार्ज, इसे ही कहते हैं फ्रेश चार्ज, इसे ही कहते हैं फ्रेश चार्ज। ट्राई टू अंडरस्टैंड, फ्रेश चार्ज ऑफ एयर, एटमॉस्फेरिक एयर को अगर हम लेते हैं तो ऑलरेडी प्रीवियसली, ठीक है ना, फ्रेश चार्ज ऑफ एयर,
फ्रेश चार्ज ऑफ एयर। अगर इसे डायरेक्ट लें तो क्या होगा, टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन बढ़ेगा, पावर इनपुट बढ़ेगा, पावर इनपुट बढ़ेगा तो रनिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। और साथ ही साथ याद होगा पावर इनपुट बढ़ेगा तो मैंने बताया था, याद होगा रेफ्रिजरेंट में कि टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन अगर बढ़ेगा तो पावर इनपुट जब ज्यादा लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज्यादा करोगे, तो आपके पर्टिकुलरली एयर कंडीशनिंग सिस्टम के लिए देखा जाए तो मैंने कहा था कि पावर प्लांट में 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए 0.9 क्या होता है, 0.9 kg CO2 जनरेट होता है। अगर आपका एक एसी सपोज टू बी 1 घंटे में फ्रेश चार्ज लेके वही 25 डिग्री सेल्सियस दे रहा है, वही 25 डिग्री सेल्सियस दे रहा है एक सेम स्पेस में, ठीक है ना, फ्रेश एयर चार्ज लेके वही 25 डिग्री सेल्सियस दे रहा है एक सेम स्पेस में, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, सेम स्पेस में क्या होगा आपका, सपोज टू बी यही व्हाट इज एग्जैक्टली, कंपेयर करूं अगर मैं तो 1 आवर में अगर 3 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, तो यानी कि अगर देखा जाए तो आपके एसी के कारण कितना CO2 रिलीज हुआ, आपके एसी के कारण, एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इमिशन ऑफ दैट CO2, ठीक है ना, वी आर रिस्पॉन्सिबल। हम इफिशियंट अप्लायंसेस जलाएंगे तो हम उतना ही कम कंट्रीब्यूशन करेंगे, ये माना जाता है कि कम कंट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं CO2 जनरेशन में इफेक्टिव अप्लायंसेस को जलाएंगे तो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मैंने कहा कि 3 यूनिट 1 घंटे में, यानी कि 3 यूनिट का मतलब 2.7 kg, वहीं पे अगर इसी चार्ज को अगर इसी रूम के ही एयर को रिसर्कुलेट कराते हो, और कंपैरिजन कर रहा हूं कि 1 आवर में आपका कितना यूनिट, 1 यूनिट ओनली, ठीक है ना, तो व्हाट इज दैट मीनिंग, अगर 1 यूनिट ओनली, व्हाट इज दैट मीनिंग, ओनली 0.9 kg, इससे 3 टाइम्स कम आप CO2 रिलीज कर रहे हो। इसीलिए क्या किया जाता है, इंटरनल एयर को ही रिसर्कुलेट किया जाता है आपके एयर कंडीशनिंग सिस्टम में। लेकिन बात यह आई कि अगर इंटरनल एयर को रिसर्कुलेट करते रहोगे, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, इंटरनल एयर को रिसर्कुलेट करते रहोगे तो क्या होता जाएगा, एग्जैक्टली टॉक्सिसिटी इसकी बढ़ती जाएगी, टॉक्सिसिटी बढ़ती जाएगी। क्यों, क्योंकि इस स्पेस में क्या होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, इस स्पेस में अगर बहुत सारे लोग होंगे, ब्रीदिंग, ठीक है ना, ब्रीदिंग वगैरह के कारण क्या होगा आपका, इस स्पेस में बहुत ज्यादा लोग होंगे, ब्रीदिंग करेंगे तो CO2 बार बार रिलीज होगा, CO2 बार बार रिलीज होगा, CO2 बार बार रिलीज होगा, जिसके कारण CO2 लेवल क्या होने लगेगा आपका, इस स्पेस में CO2 लेवल इंक्रीज होने लगेगा। और CO2 लेवल इंक्रीज होने के बाद व्हाट हैपन एग्जैक्टली, CO2 लेवल इंक्रीज होने के बाद कुछ देर के बाद आप सफोकेशन फील करने लगोगे, कुछ देर के बाद सफोकेशन फील करने लगोगे तो क्या किया जाता है फ्रेश एयर चार्ज के लिए, कुछ डोमेस्टिक पर्पस की बात अगर ना करें हम, ठीक है ना, तो समहाउ फ्रेश एयर चार्ज लिया जाता है। कुछ ऐसे एसी होते हैं जिसमें फ्रेश एयर चार्ज का वेंटिलेशन ऑलरेडी बनाया रहता है, ध्यान दीजिएगा प्लीज। कुछ ऐसे एयर कंडीशनिंग यूनिट होते हैं जिसमें ऑलरेडी फ्रेश एयर चार्ज के लिए क्या बनाया रहता है, वेंटिलेशन बनाया रहता है, आपके इटसेल्फ एसी में ही, एयर कंडीशनिंग यूनिट में ही बनाया रहता है फ्रेश चार्ज के लिए व्हाट, वेंटिलेशन। बट सपोज टू बी डोमेस्टिक पर्पज से ऐसा नहीं होता है, डोमेस्टिक पर्पज से ऐसा नहीं होता है। तो डोमेस्टिक पर्पज के लिए क्या करना चाहिए, या तो आप अपने रूम में एक एग्जॉस्ट कब ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि एसी भी चला रहे हो और एग्जॉस्ट भी चला रहे हो, नहीं, तब तो काम गड़बड़ हो जाएगा। एग्जॉस्ट, एसी स्टार्ट करने से पहले आपने प्रॉपर एग्जॉस्ट चलाया, एसी स्टार्ट करने से पहले आपने प्रॉपर एग्जॉस्ट चलाया, और एग्जॉस्ट क्या करेगा, आपके रूम के एयर को बाहर ले जाएगा, जिसके कारण और फ्रेश एयर चार्ज दरवाजे के थ्रू या किसी अदर विंडो के थ्रू आएगा। व्हाट हैपन, आपका टॉक्सिसिटी डिसॉल्व हो जाएगा, आपका टॉक्सिसिटी क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, टॉक्सिसिटी क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। जब टॉक्सिसिटी डिसॉल्व हो जाएगा तो मैंने कहा कि डोमेस्टिक पर्पस से इस तरीके से करते हैं, या तो दरवाजा कुछ देर के लिए खोल दो, ठीक है ना, दरवाजा ओपन कर दो कुछ देर के लिए विंडो ओपन कर दो, लेकिन विंडो और दरवाजा ओपन करके एसी नहीं चलाना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि फ्रेश एयर चार्ज लगातार तो यूनिट क्या होता जाएगा, आपका रूम ठंडा भी नहीं होगा और पावर कंज्यूम भी करता जाएगा। फ्रेश एयर चार्ज ले लिया आपने, आपका टॉक्सिसिटी डिसॉल्व हो गया, फिर से रूम बंद करो, देन आफ्टर एसी चलाओ, कुछ देर के बाद क्या होगा,
वही एयर सर्कुलेट होने लगेगा। फिर 5 से 6 घंटे के बाद, अगर डोमेस्टिक पर्पस है तो वैसे भी क्या होता है, डोमेस्टिक पर्पस से ऑक्यूपेंसी लोड बहुत कम होता है, 2 लोग 3 लोग, इससे ज्यादा थोड़ी ना होता है आपके रूम में। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली, डोमेस्टिक पर्पस से ऑक्यूपेंसी लोड मतलब बहुत कम होता है, तो व्हाट हैपन, आपका बहुत ज्यादा CO2 आपके रूम में नहीं हो पाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसलिए क्या करना होता है, एसी को चलाने से पहले दरवाजा और विंडो ओपन कर दीजिए या एक बार एग्जॉस्ट चला दीजिए, आपका टॉक्सिसिटी डिसॉल्व, उसके बाद सब बंद करके आप अपना एसी यूनिट स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है ना। बट इंडस्ट्रियल पर्पस से क्या होता है, इंडस्ट्रियल पर्पस से आपके एसी में ही फ्रेश चार्ज एयर लेने के लिए क्या होता है, वेंटिलेशन बनाया हुआ रहता है। टाइम टू टाइम वो क्या करता है, फ्रेश एयर चार्ज लेता है और साथ ही साथ रूम के एयर को भी रिसर्कुलेट करता है, रूम के एयर को भी रिसर्कुलेट करता है, जिसके कारण वेंटिलेशन प्रोवाइड होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यही मैंने कहा प्रीवियसली, वेंटिलेशन, यही मैंने कहा प्रीवियसली, एयर वेंटिलेशन शुड बी क्वाइट नेसेसरी। एयर वेंटिलेशन वी विल डिस्कस, अपने कैलकुलेशन में भी आएगा एयर वेंटिलेशन, ठीक है ना। ह्यूमिडिटी कंट्रोल तो आएगा ही, अपने एयर वेंटिलेशन अपने किस में आएगा, अपने एयर वेंटिलेशन का कैलकुलेशन अपने न्यूमेरिकल्स में भी आएगा और हम पढ़ेंगे भी, ठीक है ना। एयर वेंटिलेशन, तो इसीलिए मैंने कहा कि एयर वेंटिलेशन की नीड होती है। एक्चुअली हमने बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं देखा, तो मैंने कहा कि यहाँ पे एयर क्या है, व्हाट इज हियर एयर। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट तो क्या है आपका, CFC, HCFC है, HFC है, लेकिन यहाँ पे देखिए एयर कैसा वर्क कर रहा है, एयर वर्क एज अ सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एयर को ही इस इवापोरेटर से पास करा के क्या किया जा रहा है, ठंडा किया जा रहा है, और यही आपके स्पेस में प्रोवाइड किया जा सके ताकि आप क्या फील कर सको, कंफर्टेबल फील कर सको। यानी कि यहाँ पे एयर कैन बी टेकन एज अ सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है। यहाँ पे एयर कैन बी टेकन एज द एयर कैन बी टेकन एज अ सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। और कुल मिला के एयर का कंडीशन जब ये वापस रूम में आ रहा है, रिसर्कुलेट हो गए, तो एयर का कंडीशन क्या होना चाहिए ताकि आप कंफर्टेबल फील कर सको। कहीं ना कहीं एयर कहीं ऐसा कंडीशन ना होना चाहिए, क्योंकि रूम में क्या भरा हुआ है, एयर भरा हुआ है, एयर कहीं कंडीशन ऐसा होना चाहिए ताकि आप कंफर्ट फील कर सको। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इस एयर के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और एयर मैंने क्या कहा, एयर कौन सा है, एयर एटमॉस्फेरिक एयर, और यू कैन से the moist air, try to understand, atmospheric air और moist air, जिसमें क्या है आपका water vapor भी है और dry air भी है। It is the combination of the dry air as well as the water vapor, और वो water vapor किसमें है, superheated state और saturated state at the low temperature, ठीक है ना। तो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है, और इसी सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट जब रिसर्कुलेट होकर स्पेस में आ रहा है, रूम में आ रहा है या रिक्वायर्ड स्पेस में आ रहा है, तो हमें कंफर्टेबल फील हो रहा है। यानी कि एक्चुअली एयर का कंडीशन क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द कंडीशन ऑफ एयर, ठीक है ना, जब ये रूम में इस रिक्वायर्ड स्पेस में आ रहा है आपका रिसर्कुलेट हो गए, ठीक है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यानी कि हमें सबसे पहले किसके बारे में जानना होगा, किसके बारे में स्टडी करना होगा, इस मोस्ट एयर के बारे में स्टडी करना होगा कि इसका मोस्ट एयर का अपना क्या क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। मोस्ट एयर का अपना क्या क्या प्रॉपर्टी है, और उस मोस्ट एयर के प्रॉपर्टी को जब हम जानेंगे तो उस प्रॉपर्टीज को यूटिलाइज करेंगे, एयर कंडीशनिंग प्रोसेस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। जब तक प्रॉपर्टी ही नहीं जानेंगे तब तक कैसे आखिर हम इस एयर कंडीशनिंग प्रोसेस को यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। एयर कंडीशनिंग प्रोसेस को यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो हमें सबसे पहले इस मॉइस्ट एयर के प्रॉपर्टी, इस मॉइस्ट एयर के बारे में एक्चुअली पढ़ना पड़ेगा, एंड दैट वन इज कम्स अंडर द साइंस इन विच वी डील अबाउट द properties of moist air. That science is exactly called as the psychrometry. That science is exactly called as the psychrometry. इसीलिए एयर कंडीशनिंग जो स्टार्ट होता है, that starts with the very first lesson, that one is called as the psychrometry, ठीक है ना। That one is, तो मैंने कहा कि the science in which we deal about the moist air and properties of the moist air, that one is comes under the psychrometry. ध्यान दीजिए, मैंने बहुत ज़्यादा कुछ डील नहीं किया, मैंने सिंपली डील किया
कि हम लोगों ने प्रीवियसली पढ़ा क्या और इस एयर कंडीशनिंग में पढ़ने वाले क्या हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा, दैट इज क्वाइट नेसेसरी। इस एयर कंडीशनिंग में पढ़ने वाले क्या हैं, कूलिंग एंड हीटिंग इफेक्ट तो ऑलरेडी प्रीवियसली वीसी सिस्टम वगैरह तो बहुत अच्छे तरीके से देख चुके हैं, लेकिन हमें इस एयर कंडीशनिंग यूनिट का डिजाइन करना है। इस एयर कंडीशनिंग यूनिट का क्या डिजाइन होना चाहिए कि हम अपने स्पेस में क्या हो सकें, कंफर्ट फील कर सकें, रिक्वायर्ड स्पेस में हम कंफर्ट फील कर सकें। और वो किस पे डिपेंड होगा, इस आपका एयर के कंडीशन पे। किस पे, एयर के कंडीशन पे। एयर के कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें डिजाइन करना होगा, एयर के कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें डिजाइन करना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, क्योंकि इसी एयर को हम इवेपोरेटर के थ्रू पास करा रहे हैं, ठीक है। कूलिंग तो हमें मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ द वीसी साइकिल, with the help of the VC cycle, with the help of the VC system, लेकिन यहां पे कितना रेफ्रिजरेंट को कूल करना है, कितना टीआर टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन रखना है, ये हमें ध्यान देना है। और वो किस पे डिपेंड होगा, एटमॉस्फेरिक एयर पे। और साथ ही साथ क्या आपका इस स्पेस में कितने तरीके का हीटिंग सोर्स है, ठीक है, उस पे डिपेंड करेगा। हीटिंग सोर्स, एक्सटर्नल हीटिंग सोर्स, अब छत से क्या हो रहा है, सीलिंग से क्या हो रहा होगा, सनरेज आ रहा होगा, सीलिंग आपका हीट अप हो रहा होगा, हीट अप के कारण कंडक्ट हो कर रहा होगा हीट, ठीक है ना, बहुत सारे। और इंटरनल हीट सोर्स के मैंने बताया, इंटरनल हीट सोर्स भी आपका हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये एयर कंडीशनिंग यूनिट डिजाइन करेंगे और एयर कंडीशनिंग डिजाइन करेंगे ताकि हमें ये पता चल सके कि कितना टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन रिक्वायर्ड है इस स्पेस के लिए। इसका मतलब ये कि इस स्पेस से कितना हम हीट क्या कर सकें, एक्सट्रैक्ट कर सके, ताकि ये स्पेस हमारे लायक हो जाए, हमारे रहने लायक हो जाए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारे लिए कंफर्टेबल हो जाए, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि दैट वन इज कंडीशन ऑफ एयर। किस पे, सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना है कि हमारा जो डिजाइन होगा किसके बेसिस पे होगा, एयर कंडीशनिंग का, द कंडीशन ऑफ एयर। क्योंकि हीट सोर्स भी अगर है तो एयर को ही गर्म करेगा, एयर को ही गर्म करेगा, ठीक है ना। और एयर को गर्म करेगा तो एयर जब इवेपोरेटर से पास करेगा तो टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या हो जाएगा, फर्दर इंक्रीज हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि कंडीशन ऑफ एयर क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी दैट वन इज कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द व्हाट, आउटसाइड कंडीशन ऑफ द एयर, ठीक है ना, आउटसाइड कंडीशन ऑफ द एयर। तो मैंने कहा कि इसीलिए सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है और इसी की कंडीशन पे आपका डिजाइन ऑफ एयर कंडीशनिंग यूनिट बेस्ड है। और इसीलिए हमें, एंड दैट एयर इज नथिंग बट द मॉइस्ट एयर, कॉम्बिनेशन ऑफ द ड्राई एयर एंड द वाटर वेपर, ठीक है ना। और इसी साइंस के बारे में द साइंस इन विच वी विल डील अबाउट द मॉइस्ट एयर, ठीक है ना, दैट वन इज कॉल्ड एज अ साइक्रोमेट्री। यही आपका साइक्रोमेट्री है। दिस इज एग्जैक्टली द कंप्लीट प्रीव्यू of psychrometry and air conditioning. This is completely preview, nothing else. इसके अलावा कुछ नहीं है। In the next lecture we will discuss what is exactly the we will discuss what psychrometry. In the next lecture we will discuss about the psychrometry. We will discuss about the what, moist air, properties of the moist air and the processes utilized in the what, processes utilized in the air conditioning process, air conditioning system. That one is called as a psychrometric process. We will discuss in proper manner. Thank you.